नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे दिव्यांगन क्लासेस पर स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में देखा था 30 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 30वां का लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। मैंने छोड़ दिया था आप लोग बताएंगे करके। उसका ऑप्शन बी सही होगा, निराशा की भावना। चलिए आज भी देखते हैं वैसे ही क्वेश्चन सीरीज। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन बी, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी, विकास निरंतर रूप से होता है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पहला है शारीरिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी मोरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? कथन कारण वाला है। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और नीतियां ग्रहण करते हैं, और इसका कारण दिया है बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो सही ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। देखो केवल क्या होता है, स्कूली शिक्षा ही बच्चों के औपचारिक शिक्षा के कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे कहीं से भी सीखते हैं। और बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया नहीं है। बच्चे का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। बच्चे का सभी का क्या होता है, पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। बच्चे अलग अलग तरीके से समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए ए और आर दोनों क्या होगा? गलत होगा। तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? ऑप्शन ए देखते हैं, संतुलन। ऑप्शन बी, असंतुलन। ऑप्शन सी, आत्मसातीकरण। ऑप्शन डी, समंजन। तो इसका सही आंसर होगा संतुलन। किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन होगा संतुलन। चलिए क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक चरण। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। जो भी निगमनात्मक तर्क आती है वो किस अवस्था में आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, संवेदी गत्यात्मक। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। ऑप्शन बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ऑप्शन सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। क्योंकि हेंज की दुविधा को सुनने के बाद जो 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होती है, जरूरत पूरी होती है। नैतिक तर्क की इस यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे को सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं, क्योंकि व्यवहार की सार्थकता स्वहित पर अधिकारित होती है। मतलब स्वहित चाहते हैं बच्चे इस अवस्था में। चलिए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहारवादी, ऑप्शन डी सूचना प्रसंस्करण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या मानते हैं लेव वाइगोत्स्की को? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 9वां। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी आनुवंशिक विन्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाषा। लेव वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो हमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को सुगमता देने में सहायता करती है। इससे बच्चे क्या करते हैं, अंतर नियमित होते हैं, अपने आप को निजी वाक के माध्यम से वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्वेश्चन 10वां देखते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है? पहला, रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन की ओर, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, ऑप्शन सी खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, ऑप्शन डी लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जाना। बाल केंद्रित शिक्षा यही सिखाती है कि बच्चों को हम लोग कठिन से सरल की ओर ले जाएं। इसमें कंठस्थ करना कोई अच्छी बात नहीं है, अधिगम आधारित होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ऑप्शन बी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगतीय बुद्धि कहलाती है, ऑप्शन सी बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, ऑप्शन डी हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। हम लोग सभी जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के अनुसार दिया गया है और वो क्या करते हैं, बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, सभी व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यह उन्होंने बताया है। इसके अनुसार हर व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर निहित होते हैं। ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 12वां देखते हैं। ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण देखते हैं। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक अध्यापिका को समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों को मौखिकरण के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कहा जा रहा है वो सही है। कारण इसके लिए दिया जा रहा है निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी सही है लेकिन आर गलत है, और डी ए और आर दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेले और लड़के सिर्फ फुटबॉल, ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले, ऑप्शन सी
फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। ऑप्शन डी, केवल जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे प्रभावी बना सकती है अध्यापिका? तो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जेंडरों को क्या करना चाहिए, संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन 14 देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। में ऐसे प्रश्नों में देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही होगा उनको हम लोग को पहले ध्यान देना होगा। तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु कंठस्थीकरण, दूसरा अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, तीसरा विविध जानकारियों की पुष्टि हेतु, और चौथा है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। ठीक है, तो इसका सही सही कौन सा लग रहा है? ये तीसरा सही लग रहा है और ये चौथा सही लग रहा है। और हम लोग अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन सा जो हमारा तीसरा चौथा है वो किस किस ऑप्शन में दिया गया है। 1 और 2 इसमें तो नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया गया, केवल 3 है पर 4 नहीं है। इसमें 2 और 3 को दिया गया है, 3 और 4 डी वाले ऑप्शन में है, तो ये सही ऑप्शन होगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। पहले जो जो सही है उसको पहले हम लोग देखते हैं, फिर ऑप्शन में जाकर उस चीज को ढूंढते हैं कि कौन सा जो तीसरा चौथा पहला दूसरा जो भी सही रहता है वो दिया है कि नहीं दिया है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी मानकीकृत मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानक संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन डी योगात्मक मूल्यांकन। तो संरचनावादी कक्षा में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक मूल्यांकन के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह कक्षा में बीच बीच में बच्चों को क्या देती है, मदद करती है कि वो कैसे सीख रहे हैं, कहाँ पर उनको मदद की आवश्यकता है और कहाँ पर सुधार किया जाए, यह सब रचनात्मक मूल्यांकन में देखा जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। समावेशी शिक्षा खाली स्थान के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा किस निष्कासन पर बल देती है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी संलग्नता, ऑप्शन डी भेदभाव। तो समावेशी शिक्षा किसको हटाने पर बल देती है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी होगा सही। भेदभाव को पूरी तरीका से समाप्त किया जाए, सबको समता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, ऑप्शन बी समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना, ऑप्शन सी प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ाना, ऑप्शन डी अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो सबसे इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने के अवसर देने चाहिए। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। कक्षा में उनके अनुभव को साझा करने के लिए विविधता को शामिल करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में यह सिखाती है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन डी दिखाए जा रहे वीडियो के उस शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन बी, सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं वह तो क्या करते हैं, लिखित सामग्री को देख नहीं पाते हैं, या तो देखते भी हैं तो बहुत धुंधला-धुंधला सा दिखाई देता है उन लोग को। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके लिखित के साथ ही साथ मौखिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन लोग को क्या करना चाहिए, सफल समावेशन के आधार पर शिक्षा प्रस्तुत करनी चाहिए। बात करते समय बड़ी-बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लानी चाहिए। उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए, जिससे वो क्या करें, आसानी से उनको दिख सके। और क्या करना चाहिए, गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए, चमकदार वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग, फिर बड़े शिक्षण सामग्री का उपयोग, ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे वे छू सके और महसूस कर सके। इस देखते हैं, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कराना चाहिए। तो जो ADHD ग्रसित होते हैं उन लोग को क्या करना चाहिए? सी, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन 20 देखते हैं, पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? ऑप्शन ए, लिखित विषय सामग्री के बोध में। ऑप्शन बी, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। ऑप्शन सी, दूसरों की भावनाओं को समझने में। ऑप्शन डी, चित्र बनाने में। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिखित सामग्री के बोध में। क्वेश्चन 21 देखते हैं, प्रभावशाली और धैर्यपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ऑप्शन बी, मानकीकृत। ऑप्शन सी, परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन डी, व्यवहारवादी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। क्वेश्चन 22 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? पहला है अनुभवात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, डिजिटल अधिगम। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अधिगम। ऑप्शन डी, करके सीखना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है वो पहला ए पर भी जोर देती है, बी पर भी जोर देती है, सी पर भी जोर देती है और डी पर भी जोर देती। तो सही सभी ऑप्शन सही है। कि सभी ऑप्शन सही वाले कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? डी। क्वेश्चन 23 देखते हैं, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीके के अवसर देकर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन सुगमत करके। ऑप्शन डी, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर। ये क्या होता है? बच्चों में विद्यार्थियों को अधिगम युक्तियों के अर्जन को सहज सुगम करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन समुन्नत करके विद्यार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं, अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन बी, कलन विधि। ऑप्शन सी, अन्वेषण खोजबीन। ऑप्शन डी, समयानुमान।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रश्नावली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। क्वेश्चन 25 देखते हैं। नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। का उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ऑप्शन बी, उसकी निम्न अंत वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी, नई अवधारणा सीखने के लिए भी प्रेरणा की कमी। ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। रानी प्रायः घरेलू कार्य और अपने क्या करती है, आसपास के लोगों के साथ जल की व्यवस्था हेतु नल का प्रयोग करती है और उनको प्रयोग करते हुए देखती है तथा उसका कक्षा में जल के स्रोतों के बारे में चर्चा की जाती है। तो रानी अपने अनुभव को साझा करती है और अपने अनुभव के आधार पर बोलती है कि नल और फुहारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? पहला है योजना। ऑप्शन बी, पर्यवेक्षण मॉनिटरिंग। ऑप्शन सी, मूल्यांकन। ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुकरण। क्वेश्चन 27 देखते हैं। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्परिक संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। और सी, जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी, निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। इसका सही आंसर होगा जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ऑप्शन बी, योग्यता का तत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन सी, असहायता का सीखा हुआ भाव। ऑप्शन डी, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या पूछा जा रहा है? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। जो क्या करता है, एक निपुणता दृष्टिकोण उन्मुखीकरण उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो जितना संभव हो सके अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, लचीली समय सारणी। ऑप्शन बी, कठोर पाठ्यचर्या। ऑप्शन सी, अधिगम हेतु मूल्यांकन। ऑप्शन डी, संरचनात्मक शिक्षण शास्त्र। का सही आंसर होगा कठोर पाठ्यचर्या। चलिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन देखते हैं और आप सभी आगे ऐसे ही बने रहिएगा, हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए और कारण दिया गया है। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसका सही विकल्प देखते हैं। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है ऑप्शन सी। सही है लेकिन आर गलत है ऑप्शन डी। ए आर दोनों गलत है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से और मैं इसका सही आंसर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।